हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको MEI भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट is the rate of return expected from a given investment on capital assets after covering all its cost except the rate of interest। तो कॉस्ट जितनी भी कवर करने के बाद जितना भी आपको प्रॉफिट बचेगा उसको MEI कहते हैं, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉस्टिंग में नहीं कवर करते। समझ गए बात? सारी कॉस्ट्स को लेना है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लेना, मगर MEC में सारी टाइप की कॉस्ट आ जाती हैं। समझ गए बात? लाइक द MEC इट इज़ द रेट which equates the supply price of a capital asset to its prospective yield। तो ये भी MEC की तरह सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड को बराबर करने की कोशिश करता है। द इन्वेस्टमेंट ऑन एन एसेट, आपको ये टॉपिक तभी समझ आएगा जब आपने इससे पिछली वीडियो देखी होगी, जिसका भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको MEC समझना क्या है, उसके बाद ही MEI समझ आएगा। द इन्वेस्टमेंट ऑन एन एसेट विल बी मेड डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व इन गेटिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट। तो सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट जितनी भी एक एसेट पे करी जाएगी वो किस पे डिपेंड करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, फंड्स कितने में लेते हो आप मार्केट से। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट इज़ एट अ लो लेवल, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो आप लोन्स नहीं लोगे, तो इन्वेस्टमेंट लो लेवल पे चली जाएगी। अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप लोन्स लोगे और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। दस MEC रिलेट्स इन्वेस्टमेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डायरेक्टली देखें तो MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप निकालती है। द MEC स्केड्यूल शोज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांडेड एट वेरियस इंटरेस्ट रेट्स। तो MEC स्केड्यूल या MEC का कोई भी टेबल होगा वो हमें ये बताएगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी करेंगे कितने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड स्केड्यूल। तो इसी वजह से जो मेरे मुंह से MEC निकल गया, MEI था, इसी वजह से जो MEI जो टेबल होता है, MEI का जो टेबल होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो टेबल होता है, उसको इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल भी कहा जाता है। और कर्व दैट हैज़ नेगेटिव स्लोप एज शोन इन द गिवन फिगर। तो ये जो गिवन फिगर है, जैसे ये फिगर है, फिगर B, तो इसको इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल भी कहा जाएगा या इन्वेस्टमेंट कर्व्स भी इनडायरेक्टली कई जगह पे कहा गया है। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट दिया और वाई एक्सिस पे MEI एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन द गिवन फिगर A एट OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, द इन्वेस्टमेंट इज OI1, ठीक है, या OI डैश, कुछ भी आप कह सकते हो। एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा OR2 पे, द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज टू OR2 या फिर OR2 डबल डैश, कुछ भी कह सकते हो उसको। टू वट एक्सटेंट द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व और MEI कर्व। अब जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ गिरा, ये इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ गई। अब ये इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करता है कि ये जो कर्व है MEI या इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है, इसकी इलास्टिसिटी कितनी है। अब दूसरी तरफ देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इतना का इतना ही गिरा था, मगर इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा थी, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ गई। तो ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी कि कितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा। द लेस इलास्टिक इज़ द MEI कर्व, द लोअर इज़ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वाइस वर्सा। तो जितनी कम इलास्टिसिटी होगी उतना ही कम इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। In the above figure, the vertical axis measures the interest rate and MEI and horizontal axis measures the amount of investment। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, the MEI and MEI1 are the investment demand curves। ये वाली जो curves है MEI and MEI1, ये investment demand curves है। MEI curve in panel A is less elastic, which increases जो इन्वेस्टमेंट है उसको कितने से बढ़ाती है, I1 I22 या फिर I1 डैश टू I22 डैश, ठीक है, या I2 डबल डैश, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको सिंपल बनाने के लिए सीधा ऐसे कर लो, I1 I2 स्यापा मकाओ। समझ गई बात? तो अगर हमने यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे IA I2 B भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने जिस हिसाब से आपको जो एग्जांपल दिया है उस हिसाब से लिखा हुआ है। नेमिंग तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। ठीक है,
अब दिस इज लेस देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट I1 I2 शोन इन पैनल बी, जो फिगर बी है, वेयर MEI कर्व इज मोर इलास्टिक। सिंपल वर्ड्स में वही कि भाई यहाँ पे मोर इलास्टिसिटी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के गिरने से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा, यहाँ पे कम इलास्टिसिटी है पैनल ए में तो कम आएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा खींच के लिखा हुआ क्योंकि पेज भी तो भरने होते हैं ना पेपर में। दस गिवन द शेप and position of the MEI curve, a fall in the interest rate will increase the volume of investment। तो जब भी rate of interest गिरेगा volume of investment बढ़ेगा। On the other hand, given the rate of interest, अगर हम कह लेते हैं एक given rate of interest है, the higher the MEI, the larger shall be the volume of investment। अगर rate of interest given कर दें तो अगर आपका MEI curve शिफ्ट हो जाती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। तो जैसे ही ये कर्व अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिवन ले ले तो जैसे ही MEI बढ़ी वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, I1 I2 हो गई। ठीक है, I1 I2 से बढ़ गई। द हायर MEI इम्प्लाइज दैट MEI कर्व शिफ्ट टू राइट, हायर होएगी तो ये राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, MEI 2 बन जाएगी। व्हेन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक कैपिटल एसेट्स वियर आउट, जब एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक्स जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, उनको चेंज करना पड़ेगा। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, उनकी जगह पे नई मशीन्स आ जाएंगी। ठीक है, एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इसकी वजह से लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। बट द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ टोटल परचेजिंग। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, कि आप कितना परचेज कर रहे हो, मशीनों को कितना एग्जिस्टिंग लेवल पे परचेज कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्राइस पे। सो मोर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द टोटल परचेजिंग इज हायर। जब टोटल परचेजिंग हायर होगी तभी जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। द हायर टोटल परचेजिंग टेंड्स टू शिफ्ट द MEI कर्व to the right, indicating that more induced investment to invest takes place at a given rate of interest। अगर given rate of interest पे लोग ज़्यादा सामान खरीदने लग जाते हैं तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए मशीनें भी खरीदनी पड़ेंगी, तो MEC कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जिस हिसाब से मैंने पेपर में अटैम्प्ट किया है उस हिसाब से आपको करना है। और डायग्राम्स को एकदम साफ़ सुथरा बनाना है। अगर डायग्राम्स को साफ़ सुथरा नहीं बनाएंगे तो टीचर को पता नहीं लगेगा। ठीक है, एक छोटी सी आपको टिप दे रहा हूँ, अगर आपकी हैंडराइटिंग जितनी साफ़ है उतना ही टीचर कम पढ़ेगा, और जितनी साफ़ नहीं है उतना टीचर ज़्यादा पढ़ेगा और कोई ना कोई गलती निकाल देगा। और जितने डायग्राम्स नीट एंड क्लीन है तो उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि टीचर डायग्राम देखेगी उसको लगेगा ला बच्चे ने डायग्राम बनाया है, डायग्राम इतना साफ़ है, लिखा हुआ भी साफ़ ही होगा, तो वो पढ़ने की कोशिश कम करेगा। तो हमेशा डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बनाएं और हैंडराइटिंग अच्छी रखें अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।